की पार्लियामेंट के लिए और उसमें हिंदू धर्म से पूजा हो गई। देखिए, हमारी कोई हिंदू धर्म से लड़ाई नहीं है। यहाँ हम हिंदू मुसलमान की बात के लिए नहीं आए। जब मानव अधिकार की बात होती है तो खून सबका लाशुर है, दिल सबका धड़कता है और एहसास और जज्बात सबके एक जैसे हैं। उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब संविधानिक संस्था के लिए, पार्लियामेंट के लिए एक फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है, सुझाव रखता हूँ, वो सुझाव मेरा क्या है, वो सुझाव चला है मीडिया पर। पहला सुझाव ये है कि अगर आपको पहले तो धार्मिक वहाँ पर पूजा नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मानव अधिकार दिवस है आज। दुख की बात यह है कि 100 में से लगभग 80 लोगों को ये पता नहीं हुआ कि मानव अधिकार दिवस है आज। इसका प्रचार पहले ये होना चाहिए था, हम सबको ये मालूम होना चाहिए था कि मानव अधिकार ये मानव अधिकार दिवस की महत्वता क्या है। जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, हाल में आपने देखा होगा कि अक्सर सोशल मीडिया में, अखबारों में, टेलीविजन के वगैरह पर भी काफ़ी प्रचार होता है इन तमाम चीज़ों का। तो ये जो मानव अधिकार दिवस की महत्वता हम क्यों नहीं समझ पाए और मानव अधिकार की महत्वता कितनी है हमारी ज़िंदगी में, इससे हम परिचित नहीं हैं। हमें इसका प्रचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मीडिया से यहाँ बैठे हैं लोग, तो ये ऑर्गेनाइजर्स जमात इस्लामी और APCR के जाकिर साहब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको तो मैं मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने आज के दिन की महत्वता को समझते हुए, इसे याद रखते हुए आज एक छोटी सी चर्चा रखी, जहाँ इस विषय पर कुछ बातें बोल सकें, सुन सकें, समझ सकें और फॉलो करने की कोशिश करें। मगर इसके अलावा ये मीडिया के भी मेरे इतने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं समझूंगा कि आप में से हर एक मानव अधिकार का कार्यकर्ता हो। एवरीबडी इज द एक्टिविस्ट। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनने के लिए कोई पदवी की आवश्यकता नहीं है, किसी राजनीतिक पक्ष की आवश्यकता नहीं। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक नागरिक की हैसियत से मैंने कुछ पढ़ाई की है, मैंने मैट्रिक किया है, ग्रेजुएशन किया है, जो भी पढ़ा लिखा है, मैं चाहे एक पत्रकार हूँ, चाहे मैं कोई स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं कुछ और हूँ, लेकिन इतनी समझ मुझे है कि मानव अधिकार का महत्व क्या है और मानव अधिकार की फील्ड में क्या किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मानव अधिकार दिवस है, इसकी बहुत से लोगों को तो आज हम मानव अधिकार दिवस पर कुछ विचार विमर्श करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो भाई साहब को अभी हमने सुना, बहुत बारीकी से उन्होंने उसकी दूसरी नस को पकड़ते हुए बताया कि हमारे देश में क्या क्या मानव अधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं। देखिए, मैं किसी राजनीतिक पक्ष से चाहे जुड़ा हूँ या मैं किसी और संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने यहाँ जो उपस्थित हुआ हूँ वो एक भारतीय नागरिक की हैसियत से जो संविधान से प्यार करता है। जितना मुझे अपने धर्म से प्यार है, उतना ही मुझे अपने मुल्क की आज़ादी, अपनी जमहूरियत और अपने संविधान से प्यार है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरी आज़ादी, इसका निगहबान अगर कोई है तो वो मेरा संविधान। और मेरा संविधान मुझे जो मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में 90% जो है वो ह्यूमन राइट्स हैं। बल्कि 100% तो चलिए कुछ हो सकता है, ह्यूमन राइट्स से बाहर आर्ग्यू किया जा सकता है, मगर सब्सटेंशियली फंडामेंटल राइट्स से मतलब सारे ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स में जैसा कि बुखारी साहब ने कहा, पहला ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। मैंने बार बार ये बात कही है और मैंने पार्लियामेंट में भी ये अपने भाषण में कहा है, जो यूट्यूब पर आपको मिल सकता है कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में संविधान में कहा गया है, उसका मतलब क्या है, उसे समझने की आवश्यकता है। तो पिछले 70 सालों में हमारे उच्चतम न्यायालय के सामने राइट टू लाइफ वाली पिटीशन जब जब आई है, पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ की पिटीशन आई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी के साथ उस राइट टू लाइफ जिंदा रहने के अधिकार को एक्सप्लेन करने की कोशिश की।
पर आप सबकी जानकारी के लिए, बहुत से लोग आप इसे जानते भी होंगे, बहुत से लोग आप इसे जानते भी होंगे कि आर्टिकल 141 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जो फैसले देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कानून बन जाते हैं एज प्रेसिडेंट्स, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ लॉ। जो लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के बारे में कहा है कि जिंदा रहने के अधिकार का मतलब ये है कि हर नागरिक को जिंदा रहना है तो वो खुशहाल जिंदगी गुजारे, वो बेखौफ जिंदगी गुजारे, वो बाइज्जत जिंदगी गुजारे। ये तीन चीजें बहुत अहम हैं। बाइज्जत जिंदगी, बावकार जिंदगी गुजारना, खुशहाल जिंदगी गुजारना और बेखौफ जिंदगी गुजारना। प्लीज नोट दीज 3 पॉइंट्स। Fearlessly, one should be allowed to live, one should be allowed to live with dignity, and one should live happily. This is included in right to life. उन्नी कृष्णन का जजमेंट है, मेनका गांधी का जजमेंट है और कई बहुत सारे जजमेंट्स पर जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जवाब। तो आज हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की संख्या में क्या अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सभी आ जाते हैं, पारसी, जैन, क्रिश्चियन, सिख, दलित, तमाम लोग आ जाते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक जमात जो है वो गरीबों की जमात है, और गरीबों की जमात इस देश में 140 हम धार्मिक डिवीजन न करें, हम कमज़ोरों का डिवीजन करें और मजबूतों का डिवीजन करें। तो 140 में मैं समझता हूँ कि 90% के करीब लोग कमज़ोर कैटेगरी में आते हैं, 10% लोग पूंजीपति हैं, रईस हैं, बड़े हैं। तो मानव अधिकारों का उल्लंघन या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसका होता है? दौलतमंदों का, पावरफुल लोगों का, या जो बड़े ताकतवर हैं उनका नहीं होता, क्योंकि उनके पास मीन्स है, उनके पास सोर्सेस है, वो अपना डिफेंस का, उनके पास जो हथियार है उस पर किसी की जरूरत नहीं होती कि उनके मानव अधिकारों को उल्लंघन किया जाए। तो विक्टिम मानव अधिकारों के उल्लंघन का सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कॉर्पोरेशन द्वारा, पुलिस द्वारा, अधिकारियों द्वारा किसका होता है? गरीबों का होता है, कमजोरों का होता है और संख्यक समाज का होता है। ये लड़ाई जो है ये हमारी मानव अधिकारों के बचाव के लिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए है जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन सुबह शाम होता है, कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास बड़े वकील नहीं है, उनके पास रास्ते नहीं है, वो अदालत जा नहीं पाते, उनकी सत्ता में कोई सुनता नहीं, पुलिस स्टेशन को चले जाते हैं तो कोई उनकी बात सुनता नहीं। अन्ना हजारे की पिटीशन आज से 10 साल पहले मुंबई उच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने बहस की थी। मुझे आज भी याद है कि उस पर हमने उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के सामने वो मैटर सुनवाई के लिए आई थी उस वक्त, और वो चीफ जस्टिस अभी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज है, और अभी भी मेरी जब उनसे बातचीत होती है तो वो अन्ना हजारे की उस पिटीशन पर याद नहीं जाती है। उस पिटीशन में भी हमने जो बात कही थी वो आज के मानव अधिकारों से संबंधित थी। हमने ये कहा था कि देखिए, ये व्यक्ति पैर में इसके चप्पल नहीं है, ये कोर्ट में आके खड़ा है, टोपी पहन के, गांधी टोपी, सफेद कपड़े पहनकर अदालत में खड़ा है और इतनी मीडिया की भीड़ नहीं। ये व्यक्ति, इसका कोई छत नहीं, इसका कोई घर नहीं है, मंदिर में सोता है, और ये बिलीव्स इन पॉलिसी ऑफ डिस्पोजिशन। कई लोग ऐसे होते हैं, सेंटली लोग, कि जो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं, जितना मुझे कम चाहिए उतना मेरे लिए खुशी हो। तो वो अन्ना हजारे उसके कैरेक्टर का आदमी अदालत के सामने खड़ा था। तो हमने उस वक्त ये कहा कि आज जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो मलाड़ के कुरार गांव में एक छोटा सा झोपड़ा बनाकर हमने अपना दफ्तर खोला, और उस दफ्तर में हम वहाँ झोपड़पट्टी में बसने वाले लोगों का मदद के लिए एक क्लार्क को बिठा के रखें, रजिस्टर देकर, और वो क्लार्क के पास जब कोई आदमी आता है, बोलता है साहब मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जाता हूँ, मुझे डर लगता है, मेरा बड़ा बड़ा आदमी मुझे सता रहा है, तो मैं क्या करूँ?
तो वो क्लार्क की जिम्मेदारी, हमारे दफ्तर की जिम्मेदारी ये होती है कि उसको हौसला दें, उससे कहे कि देखो तुम डरो मत, कानून तुम्हारे लिए भी उतना ही है जितना तुम्हारे मुकाबले सामने वाला है, तुम फिक्र मत करो, हम मदद करेंगे तुम्हारी, तुम पुलिस स्टेशन जाओ। उसको हम पुलिस स्टेशन भेजते हैं, वो जाता है बड़े भागीले नाखास्ता, हाफ हार्टेडली, पुलिस स्टेशन के बाहर रुकता है, वहाँ सोचता है कि क्या होगा, वो बैठा है पता नहीं कितना बुलाएगा, कितना भड़केगा, गाली गलौज देगा, मुझे ही बिठा देगा, क्या करूँ क्या करूँ, जाऊँ न जाऊँ, और फिर कभी वो वापस चला आता है। घर के वापस चला आता है, जब वो हमारे दफ्तर में आता है तो वो आके अपना किस्सा बताता है कि मैंने जब वहाँ देखा हालात तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो वो फिर आता है, उसका क्या हो, इंसाफ उसको नहीं मिलेगा। तो मैंने चीफ जस्टिस से ये वायदा बताते हुए कहा कि साहब हम चाहते हैं कि आप जैसा पावरफुल शख्स जो भारत के महाराष्ट्र के उच्चतम उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश के तौर पर बैठे हैं, मैं आपके सामने आया हूँ अदालत में, मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट। मेरी मांग यह है कि वो व्यक्ति जो गया था जिसको आपने भेजा था, उस तरह से सैकड़ों इस देश में, मुंबई सिटी में जाते हैं लेकिन पुलिस स्टेशन तक जा नहीं पाते। म्यूनसिपल ऑफिस का कोई शिकायत होती है तो म्यूनसिपल ऑफिस में भी नीचे रुक जाते हैं, वो अधिकारी तक नहीं जाते हैं कि पता नहीं वो पैसा मांगेगा, पता नहीं वो गाली गलौज देगा। तो जब तक ये लोग लौट कर आ रहे हैं, आप कोई ऐसी करामत कीजिए, आपके कलम में वो ताकत है, आपके कानून में वो ताकत है, आपके संविधान में वो ताकत है, आप कोई ऐसा कदम चलाइए कि वैसे व्यक्ति जाएं और जाके अधिकारी के सामने बैठे और बताएं कि मैं भी वैसा ही नागरिक हूँ जैसे आप है या कोई और है, और मेरे अधिकारों का इस तरह से उल्लंघन हो रहा है, उसका उपाय आपको करना जरूरी है, आप इससे मुकर नहीं सकते और उसके लिए मुझे कोई कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। वो ऐसा बोल पाए, उसमें इतनी हिम्मत जुट जाए और उसके बाद वो अधिकारी उसको सुने, उसे पानी का गिलास दे, उसके साथ हमदर्दी से पेश आए, उसे बताए कि मैं भी इंसानियत की कदर करता हूँ। वो दिन कब आए, आप कुछ अपने कलम से बनाइए तो वो दिन आए तो हम अपना वो दफ्तर बंद करके अपना रेलीगांव गाँव चले जाए। जब मैंने ये कहा तो चीफ जस्टिस मिल गया, मुझे अभी आज 10 साल बाद पिछले साल यही चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अभी आज अहमदाबाद में है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, आज उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपकी वो आवाज़ सुनी आज काम, क्योंकि हालात सुधरे नहीं, वही हाल है आज भी। क्या है ह्यूमन राइट को कौन कदर करता है, वो किसमें हमदर्दी है, कौन भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं आई। नई सरकार जब आई थी 2014 में तो नैनी साहब कह के गए तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, मुमकिन नहीं है। भ्रष्टाचार से हम लड़ नहीं सकते, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं। हम तो अपने मौलिक अधिकार जो हैं, हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, नैतिक अधिकार जो हमारे मानव अधिकार हैं, उनकी लड़ाई करते हैं। देखिए मानव अधिकार की लड़ाई जब आप लड़ते हैं तो आपकी लड़ाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। पूरे दुनिया में ये ह्यूमन राइट अप्लाई होते हैं, जैसा कुमारी साहब बता के गए कि चार्टर है यूनिवर्सल चार्टर, हर जुल्म कहीं भी हो सकता है, पर हमें फिक्र है हमारे देश में जुल्म हो रहा है, हमारे राज्य में जुल्म हो रहा है, हमारे शहर में जुल्म हो रहा है, हमारे मोहल्ले में जुल्म हो रहा है, तो हम कहीं से शुरू करें। जो जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, वो ऐसे ह्यूमन राइट डे के लिए, ऐसे मानवाधिकार दिन में जब हम याद करते हैं तो आने वाले 364 दिन तक जब अगला ह्यूमन राइट डे आएगा तब तक के हमने अपने ह्यूमन राइट, अपने मानव अधिकार के बचाव के लिए क्या किया, हमने अपने करीबी के जिनको हम देखते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, हमारे दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे मित्र हो, हमारे मोहल्ले के लोग हो, हमारे शहर के लोग, उनके मानव अधिकार, सारे कमज़ोरों की बात है, ये रईसों की बात नहीं है, ये सभी कमज़ोरों और गरीबों की बात है। उनके मानव अधिकार को बचाने के लिए हमने क्या काम किया, किसी दिन कोई अच्छा काम किया, ये हम सोच के चले आज। ये सही ट्रिब्यूट होगा आज के दिन को कि हम ये तय कर लें कि हम आने वाले 365 दिनों तक, ताकि हम अगली बार जब आज की तारीख को फिर मानव अधिकार दिवस के लिए बैठे तो हम ये बताएं कि हमने मानव अधिकार दिवस की कदर करते हुए मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कमज़ोर को कहाँ मानव अधिकार दिलाने की कोशिश की, कहाँ उसके उल्लंघन के खिलाफ लड़ाई की।
देखिए, अभी उन्होंने एक बात और कही कि मैं टेलीविज़न पे देख रहा था कि भूमि पूजन हो रही थी पार्लियामेंट के लिए और उसमें हिंदू धर्म से पूजा हो रही थी। देखिए, हमारी कोई हिंदू धर्म से लड़ाई नहीं है। यहाँ हम हिंदू मुसलमान की बात के लिए नहीं आए। जब मानव अधिकार की बात होती है तो खून सबका लाभसुलभ है, दिल सबका धड़कता है और एहसास और जज्बात सबके एक जैसे हैं। उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब संविधानिक संस्था के लिए, पार्लियामेंट के लिए एक फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है, कल मुझसे मीडिया ने पूछा, टीएमसी वेस्ट बंगाल की जो सांसद हैं मोइत्रा जी, उनका एक बयान था कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से हम नाराज हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू धर्म के हिसाब से भूमि पूजा वहाँ क्यों करने जा रहे हैं, जबकि संविधान के मुताबिक और संसद के मुताबिक सभी के लिए बने गए, सभी धर्मों के लिए और सभी धर्मों के लिए न्याय होने वाली जगह तो ये हिंदू धर्म से नहीं होना। तो मुझसे पूछा मीडिया ने, आपका क्या विचार है? अब मैं किसी राजनीतिक पक्ष से जुड़ा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो बात की मैं दोहराऊंगा। और अभी 1 घंटा पहले टाइम्स नाउ पर ये मेरा चल रहा है जो मैं बताऊँगा। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मोइत्रा जी जो बात कह रही हैं उसूल के मुताबिक वो 100% सही है। मेरी पार्टी का चाहे फैसला ये मोदी जी के ये भूमि पूजा करने के हक में हो या ना हो, मैं अपना बहैसियत एक भारतीय नागरिक के और एक कानूनदा होने के नाते जो मैं वोट हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है। संविधान की सुरक्षा करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो मैं मोइत्रा जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए एक सुझाव रखता हूँ। वो सुझाव मेरा क्या है, वो सुझाव चला है मीडिया पर। पहला सुझाव ये है कि अगर आपको पहले तो धार्मिक वहाँ पर पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सर्वधर्म समान, ये स्लोगन के ऊपर आप उसका तो फोटो लगाते हैं वहाँ पर, सत्यमेव जयते का भी लगाते हो। आप संविधान की कदर के लिए, संविधान को बचाने के लिए वहाँ एक संस्था खड़ी कर रहे हो, नई संस्था, पार्लियामेंट की नई इमारत खड़े करने जा रहे हो, तो आपको किसी धर्म के लिए पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई मजबूरी है तो सभी धर्म के लोग इस देश में जितने 15-20 धर्म चलते होंगे, सभी धर्म के लोगों के साथ पूजा करवाइए, वो भी मेरे ख्याल से सही है। तो मेरा ये सुझाव है, अगर मेरी आवाज़ प्रधानमंत्री तक जाती है, ये मेरे ट्वीट कल ये मेरा रिएक्शन कल भी चला, आज भी सुबह चला, मगर अभी तो पूजा हो गई हिंदू धर्म से। मैंने कहा कि बेहतर ये होगा कि प्रधानमंत्री वहाँ संविधान की एक कॉपी रखें, उसको अच्छी तरह से इज्जत के साथ वहाँ रखें, उसको बाव डाउन करें, उसकी प्रार्थना करें कि हम सब एक ऐसी संस्था का निर्माण करने जा रहे हैं नए तौर पर, जो हमारा मार्गदर्शक होगा, जो संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान को अमल में लाने के लिए, संविधान को ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए हमें शक्ति देगा। ये प्रार्थना करके आपके लोग पार्लियामेंट में लेकिन कोई सुनता नहीं, हिंदू धर्म के मुताबिक हो गई, ठीक है। इसी संदर्भ में मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊं, 2 महीने पहले, 4 महीने पूरी से कुछ पहले का। जब 2019 में चुनाव होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी को अच्छा प्रतिसाद मिला, उनकी संख्या संसद में और बढ़ी, वो और ज़्यादा प्रोत्साहित हुए और उन्होंने कहा कि मेरे एनडीए के बीजेपी और उसके साथी दल जो है, अकाली दल है या ये डीएमके है, शिवसेना की थी, इन सभी संघों के हमारा एनडीए के कंपोनेंट जो है, इसके लगभग 250-300 सांसद चुनकर आए हैं। मैं उन सबको संबोधित करना चाहता हूँ। बहुत अहम चीज़ में बताने जा रहा हूँ, 2-3 मिनट लगना है। तो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक सभा करवाई। उस सभा में बाहर का, एनडीए से बाहर का कोई एमपी नहीं था, हम में से कोई भी नहीं था, सारे उन्हीं के एमपी थे और उनको प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे थे कि अब हमको चुनकर हम आए हैं, बड़ी ताकत में आए हैं, अब हमारा कर्तव्य क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री ने उस दिन क्या किया, और ये बात रिकॉर्ड पर भी है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने मंच पर बैठने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर, इन 4 कुर्सियाँ लगी थी और सामने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए 200-300 कुर्सियाँ लगी थी, सारे पहुँच गए थे। और 15 से 20 कदम के फासले पर हॉल के एक तरफ एक टेबल सजा के रखा गया था
फूल वगैरह लगाकर और उस पर संविधान की कॉपी एक रियाल पे जैसे हम सलाम बाग रखते हैं या झंडा रखते हैं तो उस पर सजा कर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हम लोग टेलीविजन पे देख रहे थे, हमें वहाँ एंट्री नहीं थी, हम लोग बाजू के हॉल में बैठकर लाइव टेलीविजन पे देखते। तो जैसे प्रधानमंत्री का आगमन हुआ तो प्रधानमंत्री मंच पे पहुंचने के साथ ही पहले तो देश का देशगान हुआ, राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री अचानक खड़े हो गए। सब लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बोलने जाएंगे शुरू करेंगे। वो चल के 15 कदम वहाँ गए जहाँ संविधान रखा है, सारा टेलीविजन पर रिकॉर्ड है, कैन वॉच। जाके उसको बाव डाउन करके वो किया जो मैं आज उनको चाहता था करना, तो आज वो कर गया। उन्होंने वो किया, नमन किया, बड़े 2 मिनट तक खामोशी किया, एक बड़ा सॉलम एटमॉस्फेयर के अंदर, और फिर अपनी सब जगह पर गए और भाषण किया। जैसा वो 40-45 मिनट बोलते हैं वैसा उन्होंने भाषण किया। उस भाषण में उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। मैं तो चाहूँगा कि हम सब अगर प्रधानमंत्री से या बीजेपी से कहें कि ये सब जुल्म ढा रहे हो आप, तो इसका क्या जो आपने किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 के चुनाव जीतने के बाद एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबका साथ सबका विकास से हमारी संख्या यहाँ बड़ी ज़रूर है, मगर हम कई जगहों पर लोगों की बहुमत नहीं पा सकते। कई जगहों पर अभी भी लोगों का साथ हमें नहीं मिला, और विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समाज का साथ हमें नहीं मिला। उसमें मुसलमानों ने हमको साथ नहीं दिया, ये उनके अल्फाज उनकी स्पीच में। तो उन्होंने कहा कि अब मैं एक काम करते हैं हम, कि आज से आप सब नोट कर लें कि हमारा वो स्लोगन जो है सबका साथ सबका विकास, उसको एक्सटेंड करते हैं आगे, और वो स्लोगन अब बन जाएगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और तब से चल रहा है ये अभी पिछले साल भर से, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और उसमें हमें मुसलमानों का, अल्पसंख्यक समाज के विश्वास को जीतने की आवश्यकता है। ये उनके शब्द हैं, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन हिज ऑफिशियल स्पीच इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब इसके बाद पार्लियामेंट का सेशन कन्वीन होने जा रहा था, तो जैसा कि एक ट्रेडिशन है कि पार्लियामेंट के सेशन कन्वीन, बजट सेशन कन्वीन होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, वो गवर्नमेंट तैयार करती है 15-20 सफों का, वो राष्ट्रपति जी ने पढ़ा। उसमें हम सब थे, सभी पार्लियामेंट्री को बुला जाता है, अपोजिशन के भी सब होते हैं। हमारी मौजूदगी में वो सारा पढ़ा गया और फिर उसका एक फॉर्मली कॉपी हमको दी गई। तो उसके बाद जैसे पार्लियामेंट का पहला दिन होता है, तो सबसे पहले एजेंडा में यही होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना, विरोधी पक्ष को, रिप्लाई टू द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। और इत्तेफाक से हमारी पार्टी ने मुझसे कहा कि मोदी साहब आप तैयार करें और उसकी जवाब दें। मैंने कहा ये मेरे लिए अच्छा नहीं। मैंने उस भाषण में जो बात कही वो यूट्यूब पर है, अब सिर्फ रेलेवेंट चीज़ एक 2 सेंटेंस बताऊंगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस अंदाज से प्रधानमंत्री ने संविधान का आदर करते हुए कहा, और कहा कि मुसलमानों का साथ हमें चाहिए, उनका विश्वास हमें चाहिए। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी बड़ी बड़ी बातें लिखी है सरकार की तरफ से। कल ही, मैं आज भाषण दे रहा हूँ, कल ही शम्स तबरेज को एक लैंप पोस्ट से बांधकर जय श्री राम न कहने पर बहुत ऊंची की गई है राजस्थान। आज के अखबार उठा के देख, ये मैं देख रहा हूँ कि क्या सबका साथ है, क्या सबका विश्वास है, क्या सबका विकास। ये प्रधानमंत्री ने ये भाषण में बात कही। तो दुख की बात यह है कि ये सिलसिला चल रहा है, हमें लड़ाई अपनी जारी रखनी होगी। ह्यूमन राइट की, देखिए ह्यूमन राइट में मेरा चाहे हिंदू भाई हो, चाहे पारसी भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, या माइनॉरिटी का ना हो, या मेरा हिंदू भाई मेजॉरिटी का क्यों ना हो, अगर उसके ह्यूमन राइट का कहीं उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आई फेल इन माई ड्यूटी इफ आई डोंट रेस्क्यू हिम। मैं अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकूँ, उसके उल्लंघन को रोक नहीं सकूँ, या अगर उसका उल्लंघन हो चुका है तो उसका मैं इलाज के लिए, इंसाफ के लिए नहीं कर सकूँ, कि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज के दिन हम ये सब अहद कर रहे हैं, समय कम है, जाहिर मेरे बात ही बोलने वाले मुझे खुद पहुँचना हो, तो मैं आप लोगों से यही कहते हुए अनुमति दूंगा कि आप सबको मुबारकबाद कि आपने
मानव अधिकार दिवस की महत्वता को समझते हुए अपना समय दिया है यहाँ पर। और मैं आपसे सिर्फ यही विनती करूँगा कि इसे जारी रखिए। यहाँ से जाने के बाद इसे भूल न जाइए। आने वाले साल में दिसंबर में फिर से जब मानव अधिकार दिन आएगा तो उसका हम अपना हिसाब लेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हम करेंगे कि हमने कितने मानव अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सक्सेसफुली लड़ी, तो हम कमज़ोर रहे। अगर हम कहीं कमज़ोर रहे तो हम किसी की मदद लेंगे। हम लोग भी आपके साथ हैं। हमें भी अगर आपको बताएं कि यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको इलाज किया जाए और इतना इंसाफ के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।